हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र का दूसरा भाग, वृक्क की संरचना। पिछले वीडियो में आपने मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना को आपने देखा था और मानव उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न अंग कौन कौन से हैं और उनका क्या कार्य होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले अंग थे, उसमें प्रमुख भाग कौन सा था? वृक्क। वृक्क जो होता है वो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जो 60 से 70% तरल अपशिष्टों को आपके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। आपके शरीर के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है और ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ कि आपके शरीर में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है और उन उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है और हमारा जो यकृत होता है इस अमोनिया को बदल देता है किसमें? यूरिया में। और अब आपके ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन सा हो गया? यूरिया। यूरिया उपस्थित होता है और ये एक विषैला पदार्थ होता है, इसको शरीर के बाहर निकलना अति आवश्यक होता है और यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को आपके रक्त के अंदर से छानकर बाहर निकालने का काम जो करता है वो होता है वृक्क। ये वृक्क इन सभी प्रकार के तरल अपशिष्टों को आपके शरीर से बाहर निकालता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि वृक्क की संरचना किस प्रकार से होती है। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक के जो बताए गए, जो मैंने जो अब तक आपको पढ़ाए गए जो मानव तंत्र के विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं, जैसे आपको मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया था, उत्सर्जन तंत्र आपको पढ़ा दिया, परिसंचरण तंत्र आपको पढ़ा दिया, जिसके अंदर हृदय की संरचना आपको बताई थी, कार्यविधि आपको बताई थी और श्वसन तंत्र भी आपको बताया था। तो आप सभी बच्चों को इन सभी के नोट्स बना के रख लिए होंगे और इनके चित्र बाकायदा बना लिए होंगे। आप लोग घर पर रहकर आराम से ये काम कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से चेक कीजिएगा। अगर कोई आपको वीडियो रह जाता है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप हमें कॉल करके कह सकते हैं। आप हमारे डायरेक्टर साहब को भी कॉल कर सकते हैं, मुझे भी सीधे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आप लोग अपनी कर सकते हो। लेकिन वीडियोस को आप लोग ध्यान से चेक कीजिएगा, ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है और इनके जो नोट्स आपको बनाए जा रहे हैं उनको भी आपको लिखते रहना है। तो आज हम देखने वाले हैं वृक्क की संरचना। मनुष्य के अंदर जो वृक्क होता है, किडनी जिसको बोलते हैं, वृक्क को क्या बोलते हो बच्चों? किडनी। इसकी संरचना के बारे में हमको आज पढ़ना है, वृक्क की संरचना के बारे में। तो देखो मैं चित्र बना रहा हूं वृक्क की संरचना का, मैंने आउटलाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, आउटलाइन बना के चलना। आउटलाइन बनाए इस तरह से। ठीक है, आपके जो वृक्क होता है इसके ऊपर झिल्लियां चढ़ी होती है, डबल मेम्ब्रेन, डबल ट्रिपल मेम्ब्रेन होता है ये। जिसको वृक्कीय आवरण बोला जाता है। ये आपके वृक्क को सुरक्षित रखती है एक्सटर्नल स्टॉक्स से, बाहरी आघातों से। हमारे वृक्क के ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है, वृक्क के ऊपर क्या चढ़ी होती है? झिल्ली चढ़ी होती है और उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? वृक्कीय आवरण बोलते हैं। ये वृक्कीय आवरण होता है, ये आपके वृक्क को एक्सटर्नल स्टॉक्स यानी कि बाहर से आने वाले कोई आघात होता है उससे सुरक्षित रखने का काम करता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये जो खाने से बनाए हैं, ये 2 3, ये किसी उद्देश्य को लेकर बनाए हैं। तो आप लोग ना यहाँ पर ही इस तरह की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। प्रत्येक जो ये खाना सा है, इस खाने से के अंदर इस तरह की
ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए खाने के हिसाब से। इस तरह से, ठीक है। इनको मैं बना लेता हूं गहरा करके। ये स्ट्रक्चर्स आप लोग यहां पर देखेंगे ध्यान से। इस तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। फिर थोड़ा सा इसको भी ठीक कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो संरचना है, इनको इन स्ट्रक्चर्स को आपको प्रत्येक इस गोले के पास पहुंचाना है। इस तरह से देखो, इसी तरह से इसके साथ पहुंचाना। ये सब कनेक्ट हो गया आपस में, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। अब ये सब फिलअप होता है, भरा होता है ये। इनको आप लेयर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर ये सब फिलअप होते हैं, इस तरह से ये भी सब फिलअप होते हैं। इस तरह से आप इन सबको फिलअप से कर देंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर से ड्रॉ हो जाती है इस तरह से। आप इनको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहां भी ये कनेक्ट हो सकती है, इस तरह से कनेक्ट हो सकती है, सबके साथ कनेक्ट हो सकती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह की ट्यूबल स्लाइड स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की। इस तरह के ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर्स आप यहां पर ड्रॉ कर देंगे। ये क्या होती है मैं अभी आपको बता देता हूं।
ये जो मैंने भीतर इसके संरचना बनाई है ये क्या होते हैं, ये होते हैं नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चों, नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स होते हैं जो उत्सर्जन की इकाई होते हैं। प्रत्येक वृक्क के अंदर, मैंने वृक्क की संरचना में आज भी लिखा दूंगा, कल भी पहले भी बताया था कि प्रत्येक वृक्क के अंदर इनकी संख्या असंख्य होती है, यानी कि लगभग 300 मिलियन, सॉरी 15 लाख। इसके अंदर लगभग कितनी होती है, 15 लाख, 15 लाख उत्सर्जन की इकाई यानी कि वृक्काणु उपस्थित होते हैं प्रत्येक वृक्क में। अब देखो इसका नामांकन करेंगे। अब हम वृक्क का क्या करना है, हमको नामांकन करना है। तो देखो साहब, ये अशुद्ध रक्त लाने वाली अविवाही धमनी। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त लाने वाली अविवाही धमनी होती है। इसके अंदर से शुद्ध रक्त बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मैं सीधे सीधे नाम लिख देता हूँ, अवाई अफवाई के चक्कर में पड़ो। यहां से शुद्ध रक्त निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो वृक्क के ऊपर जो झिल्लियों का आवरण चढ़ा होता है उसको क्या बोला जाएगा, वृक्कीय आवरण। इसको क्या बोलोगे आप लोग, वृक्कीय आवरण। बीच में से ये भाग खाली होता है। मैंने थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ये खाली होता है। और ये बीच वाला भाग जो होता है यहां पर देखो, इन सब से मूत्र आके इकट्ठा होता है। मैं तीर के चिन्ह से यहां पर बताने की कोशिश करता हूं आप सबको। इन सब से यहां पर मूत्र इकट्ठा होता है और यहां से ये मूत्र, ये जो नली है इसके पीछे से निकलता है। देखो ये यहां आ गया। ठीक है ना, यहां तक यहां आ जाता है ये मूत्र निकलता। ठीक है भाई साहब, तीर के चिन्हों से आपको पता लग रहा होगा। ये जो है इसको क्या बोलोगे आप, मूत्र वाहिनी। जो कहा जाएगी सीधी मूत्रा से जाएगी। अब देखो वृक्क का जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, बताओ, बलकुट। क्या कहलाएगा, बलकुट। और दूसरा नाम है इसका क्या, कॉर्टेक्स। बलकुट कह दो चाहे कॉर्टेक्स कह दो। और भीतरी भाग जो होता है वृक्क का, जो भीतरी भाग होता है उसको क्या बोलोगे आप, मध्यांश। क्या बोलेंगे, मध्यांश। और दूसरा नाम है इसका मेडुला, दूसरा नाम भी है इसका। और ये जो संरचनाएं मैंने यहां पर बनाई है इनको क्या बोलोगे आप, वृक्काणु। क्या बोलेंगे आप, वृक्काणु। ये जो वृक्काणु होते हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, नेफ्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यूरेटर्स होते हैं, ये मूत्र नलिका होती है। यहां पर जाके मूत्र इस नली में सब के सब जो वृक्काणु है वो सब अपने उत्सर्जी पदार्थ मूत्र को इस मूत्र वाहिनी के इस वाले भाग में डालते हैं। और यहां से ये मूत्र इकट्ठा होकर मूत्र वाहिनी के द्वारा कहां पर पहुंच जाएगा, मूत्राशय के अंदर। तो ये बन गई आपकी वृक्क की संरचना। ये चित्र बनाना है आपको। ठीक है। अब मैं इस वृक्क की संरचना के बारे में आपको यहां पर नोट करता हूं। देखो वृक्क मनुष्य का मुख्य
उत्सर्जी अंग होता है जो 75 से 80% तरल अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। ठीक है ना। और साथ में एक काम और करता है, क्या पहले ही बताता हूं, और साथ में शरीर से जो रस स्रावित होते हैं, शरीर से स्रावित रसों पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। वृक्क के दो काम हो गए, एक तो शरीर से स्रावित होने वाले रसों पर नियंत्रण करना, और दूसरा क्या हो गया, तरल पदार्थों को निष्कासित करना। अच्छा, वृक्क की आकृति कैसे होती है बताओ। वृक्क सेम के दाने की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये कहां पर उपस्थित होते हैं बताओ। ये एक जोड़ी, ये मत लिखो, सीधे सीधे लिखो, एक जोड़ी, दो वृक्क होते हैं एक आदमी में, एक जोड़ी वृक्क कहां पर उपस्थित है बताओ। कल मैंने बताया था, आपकी जो उदर गुहा है, एक जोड़ी वृक्क हमारी उदर गुहा में पीठ की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। कल मैंने रीढ़ की हड्डी लिखा था, आज मैं कशेरुक दंड लिख रहा हूं, तो बात एक ही है। आप बताओ, देखो ये हो गई एब्डोमाइनल कैविटी, यानी कि उदर गुहा। उदर गुहा में पीठ की ओर चलो, ये पीठ की ओर हो गया, और ये आपका कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी, और इस रीढ़ की हड्डी के दोनों इस जगह पर, यहां पर ये आपके दोनों वृक्क उपस्थित हैं इस जगह पर। ठीक है ना। दो किडनी है, एक दाईं ओर है, एक बाईं ओर है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर एक एक किडनी, एक एक वृक्क उपस्थित है। तो आगे हम देखते हैं, देखो ये वृक्क के मध्य भाग हो गया, और इस वृक्क का जो मध्य भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। वृक्क के इस मध्य भाग को क्या बोल सकते हैं हम, हाइलम। तो यहां मैं लिख रहा हूं, वृक्क के मध्य भाग में एक खांच होती है। वृक्क के मध्य भाग में क्या होती है, खांच होती है, जिसे हाइलम कहते हैं। क्या बोलेंगे जिसको, हाइलम कहेंगे। अब ध्यान से देखो, ये वाली खांच वाला भाग क्या कहलाया है, हाइलम। अब देखो इस हाइलम वाले भाग में क्या क्या एंट्री कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर।
यहाँ पर देखो रक्त को लाने और ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं उपस्थित हैं, ठीक है ना। यही में थी हाइलम में थी कौन प्रवेश कर रही है, मूत्रवाहिनी। और इस वृक्क को अगर कोई तंत्रिकीय सूचना पहुंचानी है तो तंत्रिकाएं भी कहां से प्रवेश करेंगे वृक्क में, और कहीं तो कोई स्थान ही ना है चारों तरफ, केवल किस क्षेत्र से प्रवेश करेंगे, हाइलम बाह्य क्षेत्र से, ठीक है ना। तो वृक्क के बीच में जो खांच है, इस खांच से क्या क्या चीजें प्रवेश करती है, यहां से वृक्क में रक्त वाहिकाएं मूत्र वाहिनी तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। देख लो चित्र में चेक करके, तीनों चीजें हाइलम वाले भाग से ही प्रवेश कर रही हैं, रक्त की नलिकाएं, मूत्रवाहिनी और इसी में क्या है, तंत्रिकाएं, ठीक है ना, यहीं से प्रवेश कर रही हैं। अब हाइलम का जो भीतरी भाग है वो कीप जैसा लग रहा है ना आपको, क्या कह रहे हैं, कीप जैसा। ये वाला भाग देखो, ये फूल जैसा लग रहा है, कीप जैसा। हाइलम का भीतरी भाग, हाइलम यानी कि जो खांच है, भीतरी भाग, भीतरी भाग कीप नुमा होता है, जिसे क्या बोलेंगे, पेल्विस, और हिंदी में लिखूं तो वृक्कीय श्रोणि, वृक्कीय श्रोणि, और अंग्रेजी में लिखूंगा मैं तो लिख दूंगा पेल्विस कहते हैं। ये वाला जो खांच वाला भाग है यहाँ पर, ये इसकी आकृति कैसी लगती है हमको, कीप नुमा, अंदर की तरफ धसी हुई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पेल्विस रीजन, वृक्कीय श्रोणि। ये वाला पार्ट क्या होता है, वृक्कीय श्रोणि। अब बताओ वृक्क का बाहरी भाग तो क्या कहला रहा है, अभी लिखा है मैंने, ऊपर ऊपर देखो, वृक्क का बाहरी भाग बलकुट या कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग क्या कहलाएगा, भीतरी भाग मध्यांश या मेडुला कहलाता है। देखो वृक्क के कितने भाग हैं, वृक्क के दो भाग हैं, वृक्क के बाहरी भाग को तो बलकुट और भीतरी भाग को मेडुला या मध्यांश कहते हैं। इस वृक्क के अंदर, इस वृक्क के अंदर और संरचनाएं क्या, वृक्काणु, वृक्क में एक संरचना और क्या रह गई, वृक्काणु। अब बताओ जो वृक्क होता है वो प्रत्येक, जो वृक्क होता है, प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन की इकाइयों, उत्सर्जन की इकाइयों, जिनको क्या बोलेंगे आप, वृक्काणु।
से मिलकर बना होता है। अब इनका दूसरा नाम लिख दूं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। जिनको क्या बोलेंगे आप लोग? नेफ्रॉन कहेंगे। ठीक है ना। तो बेटा वृक्क की जो संरचना है इसको आप दोबारा से ध्यान से देखिए। ये आपकी वृक्क की संरचना कंप्लीट हो चुकी है। चित्र को ध्यान से चेक करो। चित्र को चेक करने के बाद जो हमको चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसा आपको यहाँ पर चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। आप लोग दोबारा देख सकते हो। देखो, वृक्क मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, ये बात हम पहले से जानते हैं। और ये आपके शरीर से 75 से 80% तरल अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम करता है। और एक काम और करता है क्या? जितने भी रस जो पाचक रस होते हैं, और आपको अच्छी तरह से पता है पाचन तंत्र की क्रिया में आप लोगों ने देखा था कि सभी के सभी जो पाचक रस हैं वो अवशोषित करके खून के अंदर चले जाते हैं। तो ये पाचक रस खून में उपस्थित है और खून के अंदर ही अपशिष्ट पदार्थ कौन सा? यूरिया उपस्थित है। तो जब खून छनेगा, उसका निस्यंदन होगा, फिल्ट्रेशन होगा किडनी के अंदर, तो उस फिल्ट्रेशन में सभी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन किडनी इस बात का ख्याल रखती है, वृक्क इस बात का ध्यान रखता है कि केवल अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थ हैं वही शरीर से बाहर जाने चाहिए, बाकी आवश्यक पोषक पदार्थों को दोबारा से अवशोषित करके शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है ना। तो दो काम हो गए इसके, एक तो तरल अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना और दूसरा स्रवित जो रस होते हैं उन पर भी अपना ये नियंत्रण करता है। तो देखो वृक्क की आकृति कैसी है, चित्र में देख लो, सेम के बीज के आकार की। इसका रंग कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? आपकी उदर गुहा में। उदर गुहा में कहाँ? पीठ की ओर। और पीठ में कहाँ? जो कशेरुक दंड है या रीढ़ की जो हड्डी है उसके दाएं और बाएं भाग में। कहाँ पर उपस्थित है? दाएं और बाएं भाग में उपस्थित है। ठीक है ना। अब वृक्क के जो बीज होती है, देखो ये वृक्क का मध्य भाग हो गया और इस मध्य भाग में ये जो एक खांच पाई गई है, इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? हाइलम। क्या लिख दिया नाम यहाँ पर? हाइलम। ये जो हाइलम होता है ये वृक्क की जो खांच होती है, ये वृक्क की इस खांच में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्या क्या महत्वपूर्ण काम करती है? देखो, इसी खांच के द्वारा वृक्क के अंदर अशुद्ध रक्त लाने वाली धमनी जा रही है और यहाँ में तो रक्त शुद्ध है के और बाहर निकलो तो ये शुद्ध रक्त लाने वाली है। यहाँ पे तो अशुद्ध रक्त वृक्क के अंदर प्रवेश कर गया और इसके अंदर से शुद्ध रक्त बाहर निकल आया। तो रक्त को लाने और ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं वो हाइलम के द्वारा ही वृक्क में भीतर घुस रही हैं। और जो यहाँ में क्षनित पदार्थ है, जो तरल अपशिष्ट पदार्थ जो छनकर तैयार हुए, जिनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मूत्र आ जाएगा, मूत्र। तो वो मूत्र भी मूत्र वाहिनी के जरिए मूत्राशय तक पहुंचेगा। तो ये देखो, ये मूत्र वाहिनी है, ये यहाँ तक मूत्र वाहिनी आती है। ये मूत्र वाहिनी भी किसके द्वारा वृक्क के अंदर प्रवेश कर रही है? हाइलम के द्वारा। और इस वृक्क के अंदर जो नियंत्रण होता है मस्तिष्क का, वो तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। और वो तंत्र के नियंत्रण के लिए कुछ तंत्रिकाएं भी वृक्क के अंदर कहां से प्रवेश करेंगे? हाइलम से। तो हाइलम से तीन चीज प्रवेश कर देंगे, रक्त वाहिनी, मूत्र वाहिनी, तंत्रिकाएं। कहां से प्रवेश करेंगे? हाइलम से। अब हाइलम जो है, इसका जो भीतरी भाग होता है, अंदर वाला जो भाग होता है हाइलम का, वो एक कीप के जैसी आकृति बनाता है। इसके भीतर ये एक कीप जैसी आकृति बना लेता है। ठीक है ना। और ये कीप जैसी जो आकृति बनाता है इसको हम क्या बोलते हैं? वृक्कीय श्रोणी। क्या बोलेंगे इसको हम? वृक्कीय श्रोणी। यहां पर लिखा है मैंने
ब्रकीय श्रोणी, जिसको पेल्विस भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में पेल्विस कहते हैं इसको। अब देखो वृक्क के ऊपर जो ये आवरण चढ़ा हुआ है इसको मैंने क्या बोला था, वृक्कीय आवरण, जो भारी आघातों से आपके जो वृक्क होता है उसकी सुरक्षा करने का काम करता है। अब वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलोगे, बलकुट बोलेंगे। बाहरी भाग को तो क्या बोलेंगे हम, बलकुट, जिसको अंग्रेजी में कॉर्टेक्स भी कहते हैं, कई बार ये कॉर्टेक्स भी लिखा आता है। और इसका जो भीतरी भाग है, मध्य भाग है, उसको क्या बोलेंगे हम, मध्यांश, जिसको अंग्रेजी में मेडुला भी कहते हैं। अब भीतर जो वृक्क होता है इसके भीतरी भाग में असंख्य, भीतरी भाग में असंख्य यानी कि कई लाख उत्सर्जन की इकाइयां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से चेक करो कि ये मैंने जो संरचनाएं बनाई है ध्यान इन गोलाओं के भीतर, ये सब उत्सर्जन की इकाइयां हैं, ठीक है ना। तो एक गोला के अंदर बहुत सारी होती है, इसके अंदर बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी ही दिखाई दे रही है। तो ये उत्सर्जन की इकाई कहलाती है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के द्वारा ही मूत्र का निर्माण होता है, और मूत्र का निर्माण करके ये मूत्र वाहिनियां जो प्रत्येक गोला पे ये टच है, ये धीरे धीरे मूत्र को बूंद बूंद करके इकट्ठा करके मूत्र वाहिनी में डालती जाती हैं, और मूत्र वाहिनी से मूत्र का पहुंच जाता है मूत्राशय तक। इसलिए उत्सर्जन की जो इकाई है, जिस तरह से आपके शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक उसी तरह से वृक्क के अंदर उत्सर्जन करने वाली जो इकाइयां क्या होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं। वो नेफ्रॉन के जरिए ही आपके खून के अंदर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को निस्पंदित कर यानी कि फिल्ट्रेट कर आपके शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये बच्चों वृक्क की संरचना हो गई, ध्यान से इसको चेक करो, ध्यान से पढ़ो और इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो वृक्क की संरचना को हमने नोट कर लिया और वृक्क की संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा आउटलाइन में मैं बता देता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पर बात की थी किसकी, नेफ्रॉन की, जिसको क्या बोला था हमने, वृक्काणु, और इसको क्या बोला था, उत्सर्जन की इकाई, ठीक है। कई बार छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है उत्सर्जन की इकाई को क्या कहते हैं, वृक्काणु या नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो एक किडनी के अंदर लगभग कितनी होती है, 15 लाख यानी कि 15 लाख हो सकती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। अब जो ये नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है ये किस तरह से मूत्र का निर्माण करता है। तो देखो नेफ्रॉन की जो संरचना मैंने आपको इस तरह से यहाँ पर शो की थी, इसके अंदर ऐसे बताया था ना, ये बना रहा था मैं इस तरह से, इस तरह से बनाई है। तो देखो ये वाली जो संरचना है इसकी जो बाहर आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी है, प्यालेनुमा संरचना। कैसी लगती है हमको, प्यालेनुमा संरचना, ठीक है ना। तो इस नेफ्रॉन की अगर हम संरचना की बात करेंगे तो इसकी संरचना को हम कई भागों में बांटते हैं। एक तो है इसका बोमन संपुट, नेफ्रॉन की संरचना को बोमन संपुट और वृक्क नलिका, बोमन संपुट और वृक्क नलिका मुख्य रूप से इन दो भागों में बांट सकते हैं इसकी संरचना। मेनली आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्क के अंदर पाया जाता है, उस वृक्क की संरचना को मैं मुख्य रूप से बोमन संपुट और वृक्क नलिका दो भागों में बांट सकते हैं। अब देखो बोमन संपुट तो क्या है, ये वाला जो प्यालेनुमा भाग है, जो मैंने लिखा है ना प्यालेनुमा भाग, दिखाई दे रहा है ना सबको, ये प्यालेनुमा भाग है, ये तो बोमन संपुट कहलाता है। और या के पीछे जो ये निगम गुड़ुमुड़ु सी जो नली लग रही है, ये सभी की सभी क्या होती है, वृक्क नलिकाएं होती है। तो ये जो प्यालेनुमा भाग होता है, ये मैं बड़ा करके आपको बता देता हूं, ये किस तरह से हेल्प करता है। देखो इस तरह का ये प्यालेनुमा भाग बन गया और ये इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ आगे जाता है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता, संरचना बनाता है, ठीक है ना।
तो ये जो प्यालेनुमा भाग है इसके अंदर रक्त को ले जाया जाता है, जैसे वहां पर मैंने लिखा है ना अशुद्ध रक्त ले जाने वाली, इसके अंदर अशुद्ध रक्त को ले जाया जाता है और शुद्ध रक्त को फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जैसे दो धमनी बनाई है मैंने, ये तो अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, ये तो अशुद्ध रक्त को अंदर ले जा रही है, और यहाँ में थे शुद्ध रक्त बाहर निकल रहा है, ये तो अंदर गया और यहाँ में शुद्ध है कि कहाँ निकल रहा हो, बाहर निकल रहा हो। अब इसके अंदर शुद्धिकरण कैसे होता है कि भाई जैसे अशुद्ध रक्त है, अब अशुद्ध रक्त आप किसको मानेंगे? अशुद्ध रक्त एक तो हमने श्वसन तंत्र में अशुद्ध रक्त माना था कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, ठीक है ना, उसको भी हमने अशुद्ध बोला था। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखना कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिली ही होती है, लेकिन वृक्क जो होते हैं वो गैसीय पदार्थों के निष्कासन में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि उत्सर्जन में भाग लेने वाले आपके शरीर के अंगों में मैंने आपको सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि आपके शरीर के कई अंग हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे आपकी त्वचा भाग लेती है, त्वचा पसीने के रूप में बहुत सारे पदार्थों को बाहर निकालती है। आपके फेफड़े भाग लेते हैं जो गैसीय पदार्थों के उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। हमारा जो लीवर होता है वो भी उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। उसमें दो नाम बोले थे मैंने, बिलीरुबिन एंड बिलीविरिडिन, ये दो पदार्थों के उत्सर्जन में आपका जो यकृत होता है वो भाग लेता है और वो मल के द्वारा उत्सर्जन करवाता है उन पदार्थों का। और एक होता है आपका वृक्क जो तरल अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं जो अपने हिसाब से उत्सर्जन की क्रिया यानी कि अपने सिस्टम से, अपने तरीके से वो ये देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किन किन भागों में किस किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण हो रहा है और उनको किस प्रकार से बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ पर हम केवल तरल अपशिष्टों की बात की जा रही है और वे तरल अपशिष्ट जो आपके खून के साथ घुले हुए हैं। और आपके खून के साथ सबसे खतरनाक जो तरल अपशिष्ट घुला हुआ है वो कौन सा है? यूरिया। यानी कि आप लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हो, इसलिए आप यूरियोटैलिक कहलाओगे, यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाओगे, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध रक्त इसके अंदर चला जाएगा और अशुद्ध रक्त इसके अंदर जब चला जाएगा तो इसमें छोटी छोटी सी रक्त नलिकाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी रक्त नलिकाएं होती हैं। मैं अगले वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर को ठीक ढंग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ी सी आउटलाइन के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुने। अशुद्ध रक्त इसके अंदर गया, इसमें छोटी छोटी महीन रक्त की नलिकाएं होती हैं और बिन रक्त की नली में रक्त का दाब बढ़ जाता है और बिन नलिन की जो सतह होती है उस सतह से जो खून के अंदर सभी प्रकार के पदार्थ घुले हुए हैं उन सब का छनन हो जाता है। यानी कि आपके खून के अंदर हो सकती हैं प्रोटीन, हो सकती हैं विटामिन, हो सकती हैं खनिज लवण, हो सकते हैं ग्लूकोज हो सकता है और आवश्यक पोषक पदार्थ जो लाभदायक है तुम्हारे शरीर के लिए वो सारे हो सकते हैं, और साथ में यूरिया भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है। यानी कि सब के सब छन जाते हैं और केवल रक्त रह जाता है जिसमें प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसके अलावा उस रक्त में कुछ भी नहीं होता और वो शुद्ध रक्त यहाँ से बाहर निकलता है और वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर छन कर आ जाती हैं, ठीक है ना। बोमन संपुट में छन के आ गई। इस भीतर वाला जो ये भाग है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोल सकते हैं इसको? ग्लोमेरुलस बोल सकते हैं इसको कई बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर छलकर आ जाता है। अब शुद्ध रक्त यहाँ से बाहर गया। अब ये जो छलित पदार्थ हैं, ये छलित पदार्थ कहाँ पहुंचते हैं? ये होती है आपकी वृक्क नलिका। ये वृक्क नलिका जो होती है कुंडलित होती है। कैसी होती है? कुंडलित होती है। अब इस वृक्क नलिका के अंदर ये सभी पदार्थ जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो आवश्यक पोषक पदार्थ होंगे उनको तो दोबारा से इस नली के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और अवशोषित करके कहाँ पर डाल दिया जाएगा? रक्त में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो अनावश्यक पदार्थ यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको इसके अंदर छोड़ दिया जाएगा। तो सभी जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज का मैंने नाम लिया था,
प्रोटीन का मैंने नाम लिया था, खनिज लवण हो सकते हैं, अतिरिक्त मात्रा में जल हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, या और कोई आवश्यक पोषक पदार्थ हो सकता है। ये सब के सब तो वापस अवशोषित करके रक्त को भेज दिए जाते हैं, वापस रक्त में भेज दिए जाते हैं। अब शेष क्या बच गया? केवल यूरिया। अब ये यूरिया जो होता है इसमें थोड़ा बहुत पानी मिला होता है और वो पानी के साथ मिलकर आपके इस नली के अंदर आगे बढ़ता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? मूत्र। और ये मूत्र ये बाद में लास्ट में जाके किससे जाके जुड़ जाती है? मूत्रवाहिनी से, और मूत्रवाहिनी के द्वारा इस मूत्र को कहाँ भेज दिया जाता है? मूत्राशय के अंदर। तो इस तरह की प्रक्रिया आपके वृक्क के अंदर होती है, जिसके द्वारा शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं थोड़े से आउटलाइन के थ्रू आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और आप अपनी किडनी की संरचना को बना लेंगे। और आगे हम अगले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा आपका? इसी टॉपिक को लेंगे हम आगे, क्या? नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो इसको।